मुझे लगता है जो ग्रेट्स होते हैं वो हमेशा ग्रेट्स होते हैं। हाँ, कभी उसकी डिग्री बदल जाती है, या यूं कहें कि एक दौर में उनकी ग्रेटनेस में इजाफा हो जाता है। कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि वो ज़्यादा महान हो जाते हैं। हालांकि महानता ज़्यादा या कम नहीं होती, वो बस महानता होती है, और एक समय के बाद शायद वो ज़्यादा परिलक्षित होती है। हर आदमी के जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं, जो उन परिस्थितियों, हालात, दुष्प्रचार से सीख लेकर खुद को बदल लेता है, वो बहुत ऊंचा हो जाता है, हिस्ट्री मेकर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है, यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। आज सुना रहा हूं एक ऐसी ही महान शख्सियत की कहानी जिसका नाम पूरी दुनिया आज एक अलग ही अंदाज में लेती है। और आज की कहानी कुछ मायनों में खास भी है। ये कहानी नर्मदा के तट पर मैंने लिखी भी है, और नर्मदा में नाव पर बैठकर सुना भी रहा हूँ। नाव पर बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने दो भैया लोग बैठे हुए हैं और मुझे बीच तक लेकर आए हुए हैं, और बिल्कुल चारों तरफ माँ नर्मदा हैं, उनका मंदिर भी है, लोग नहा रहे हैं, और कुल मिलाकर गजब का माहौल है। अद्भुत है माँ नर्मदा। 1312 किलोमीटर बहती हैं। आज मैं किसी काम से जबलपुर आया था, सोचा कि यही कहानी लिखूंगा और सुनाऊंगा भी। इतना वक्त तो यार निकाल ही लूंगा। सामने कोई पूजा चल रही है, शायद उसकी भी थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो। और जब मैं कहानी लिख रहा था तो आरती चल रही थी, पूजा चल रही थी, एकदम दिव्य माहौल है। सोच रहा हूँ यार ऐसा कहाँ मिलेगा, शायद कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। शायद आज कुछ देर एक बार फिर जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। माहौल दिव्य इसलिए भी है क्योंकि माँ नर्मदा के ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं। गजब के, मतलब पहले ऊपर उड़ते हैं, कोई आता है तो उड़ जाते हैं, फिर नीचे नदी में आ जाते हैं, सफ़ेद हैं, मतलब अद्भुत है। मैं जबलपुर में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा, और आज एक बार फिर इस माहौल को देख रहा हूँ तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी हो रहा हूँ कि एक वो दुनिया भी थी, आज नहीं है, आज कहीं और है। खैर, तो आज की कहानी है नर्मदा से नोबेल तक। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल साहब की पुण्यतिथि है। इसी दिन नोबेल प्राइज दिए भी जाते हैं। नोबेल प्राइज का डिक्लेरेशन तो बहुत पहले हो जाता है, लेकिन दिए इसी दिन जाते हैं हर साल। तो आखिर नोबेल अवार्ड देने वाले बने कैसे, इसी की कहानी है। 25 नवंबर 1867, 1867, इसी दिन दुनिया को एक विस्फोटक एक्सप्लोसिव डायनामाइट के बारे में पता चला था। डायनामाइट को आप बारूद भी कह सकते हैं। इसकी खोज स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। डायनामाइट ने नोबेल को मशहूर किया, और इसी वजह से उन्हें शांति का रास्ता चुना। 21 अक्टूबर 1833, 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल साहब का जन्म हुआ था। इसी साल उनके पिता इमैनुअल दिवालिया हो गए। इमैनुअल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग चले गए और वहां एक मैकेनिकल वर्कशॉप शुरू की। 9 साल बाद उनका पूरा परिवार पीटर्सबर्ग आ गया। अल्फ्रेड नोबेल 17 साल की उम्र में पेरिस पहुंचे। यहां से वो इटली, जर्मनी और अमेरिका गए। इटली में उनकी मुलाकात आस्कानिया सुब्रेरो से हुई। आस्कानिया ने 1847 में, यानी 1847 में नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी, और यहीं से नोबेल का इंटरेस्ट नाइट्रोग्लिसरीन में होता है, और उन्होंने इसे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल में लेने की बात सोची कि यार नाइट्रोग्लिसरीन को कुछ किया जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन एक खतरनाक एक्सप्लोजिव था, और इसे लाने ले जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, काफ़ी मशक्कत होती थी कि कुछ हुआ, अब विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव है, जरा में फूट जाएगा, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती थी। एक दिन जब अल्फ्रेड उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी उसमें एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया, और उनके भाई एमिल की मौत हो गई। बहुत बड़ा हो गया। लेकिन और इसके बाद स्वीडिश गवर्नमेंट ने नाइट्रोग्लिसरीन के इस्तेमाल पर ही रोक लगा दी, पर अल्फ्रेड रुकते नहीं हैं। ऊपर से प्लेन भी जा रहा है, आपको आवाज़ शायद सुनाई दे रही हो, शायद ना भी दे रही हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और सोचा कि यार ये भी बता ही दूँ। आज कुछ माहौल अलग है। आज की कहानी मतलब मेरे लिए बहुत दिव्य है। अब नाइट्रोग्लिसरीन पर स्वीडिश गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, तो अल्फ्रेड ने एक झील में एक नाव को ही अपनी लैब बना लिया। आखिरकार 1866 में
उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर बनाया, एक ऐसा मिश्रण बनाया जो धमाकेदार तो था ही, यानी वो एक्सप्लोसिव तो था ही, लेकिन उसे इस्तेमाल करना काफी सेफ था, वो सुरक्षित था। और बस तो यहीं से बन गया अल्फ्रेड नोबेल का डायनामाइट। नोबेल ने 25 नवंबर 1867 को डायनामाइट का पेटेंट कराया। तो दोस्तों, कहानी अभी भी बाकी है। कैसे बाकी है? 1888 में नोबेल के बड़े भाई, बड़े तो मैं नहीं कह सकता, बड़े थे छोटे थे, हाँ, अल्फ्रेड के भाई, तो 1888 में अल्फ्रेड के भाई लुडविग की मौत हो जाती है। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और अमूमन जर्नलिस्ट को लगता है कि वे सब सही लिखते हैं, उन्हें सब कुछ सही पता होता है, और लेकिन कभी कभी ऐसा सोचना बहुत भारी पड़ जाता है और एक बड़ी सी गलती, ब्लंडर हो जाता है। ऐसा ही हुआ। एक फ्रेंच अखबार ने छाप दिया कि अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया। मतलब निधन हुआ था नोबेल के भाई लुडविग का, और अखबार को शायद कुछ गलत जानकारी लग गई थी, और अखबार ने अल्फ्रेड नोबेल के डायनामाइट बनाने की जबरदस्त आलोचना की और फ्रेंच में हेडिंग लगाई थी, ला मार्शाल अला मोर एस मॉर्ट। इसका अंग्रेजी अनुवाद है, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, और हिंदी में मौत के सौदागर की मौत। और इसी बात में जब नोबेल साहब को ये पता लगा तो उनके मन में खलबली सी मच गई। बोले, यार मैं मरने के बाद इस रूप में याद रखा जाऊंगा, लोग मुझे कुछ इस तरह से याद रखेंगे, मतलब मैं मौत का सौदागर हूं। और बस यही वो बात थी जहां से नोबेल ने यू टर्न ले लिया। 27 नवंबर 1895 को पेरिस के स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब में नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी। उन्होंने अपनी 94% दौलत एक अवार्ड के लिए दान कर दी। उन्होंने 13 करोड़ 12 लाख 25 हजार स्वीडिश क्रोनर, यानी 16,87,827 पाउंड की धनराशि उस वक्त अवार्ड के लिए दे दी। 1895 में आप इस रकम का अंदाजा लगा सकते हैं, करीब आज से 125 साल पहले। अमेजिंग। नोबेल पूरी दुनिया में घूमे थे, उन्हें कई भाषाएं आती थी। एक अखबार की भूल को उन्होंने महान काम में बदल दिया। 10 दिसंबर 1896, यानी वसीयत लिखने के 1 साल बाद ही नोबेल का निधन हो गया। 1901 में पहली बार नोबेल अवार्ड दिए गए। अल्बर्ट आइंस्टीन, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, कई सारे नाम हैं, मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, ढेर सारे नाम, कई हस्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। महात्मा गांधी 5 बार, 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे, पर उन्हें वो मिल नहीं सका। इसकी वजह ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी दुनिया में वर्चस्व था। फ्रांस के मशहूर दार्शनिक जियों पास सार्त्र ने नोबेल लेने से इनकार कर दिया था। रूस यानी उस वक्त तो यूएसएसआर था, तो वहाँ पर भी एक दार्शनिक थे, एक बहुत मशहूर लेखक थे, बोरिस पास्तरनाक। उन्होंने भी अपनी सरकार के दबाव में अवार्ड को लेने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में नोबेल कमेटी ने उनके बेटे को यह अवार्ड दिया, और क्योंकि पास्तरनाक ने अपने इनकार करने की वजह ही बता दी थी। डायनामाइट के अलावा अल्फ्रेड नोबेल के नाम आज 355 पेटेंट हैं। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, अक्सर किसी की गलतियों के लिए हम सामने वाले को दोष देते हैं। हम यही सोचते हैं कि मैं सही हूं, गलत तो वो है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। जिसकी गलती है उसकी सजा मिलेगी ही, मिलके ही रहेगी। दूसरे की गलतियों पर उसे सजा देना, नाराज होना, गुस्सा उतारना बेहद आसान है। गलती के लिए माफ कर देना बेहद कठिन है, और उससे भी कठिन है दूसरे की गलती से खुद को बदल लेना। दूसरे की गलती की सजा खुद भुगतने वाला गांधी कहलाता है।
हमारे यहाँ तो यही श्लोक है, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े बनिए, खुद को बदलिए, खुद को सुधारते चलिए, दुनिया अपने आप में बेहतर होती चली जाएगी। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.